नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि मूर्छित तेल एवं घी कैसे बनाया जाता है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डिस्कस करूंगी कि तेल या घृत को मूर्छित क्यों किया जाता है। जैसे कि तेल या घी हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं उसको मूर्छित करने का उद्देश्य ये है कि वो उसमें अंदर में जो भी अशुद्धि है या बैड स्मेल है, ऑर्डर है, जो भी है उसको हटा दे और उसको अच्छे से अच्छा हम लोग शुद्ध कर दे। तो यही मूर्छना के पीछे का कंसेप्ट है। स्नेह कल्पना में सबसे पहला जो ये आता है, स्टेप आता है, इट इज अ मूर्छना। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि मूर्छित करना यानी एग्जैक्टली क्या किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्लासिकल रेफरेंसेस बताए गए हैं इसको लेकर उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से आचार्य मूर्छना के बारे में बताते हैं। तो कोई भी घृत का पाक करते समय सबसे पहले उसको मूर्छित किया जाता है और फिर बाद में मूर्छित करना यानी अच्छे से उसको पका देना। पकाने के बाद जब ये और ज्यादा आउट जाता है, उसके अंदर की जो भी लिक्विडिटी है या जो भी मटेरियल है वो उसमें और ज्यादा अच्छे से पक जाने के साथ उसका दुर्गंध, उसका जो भी है वो सारा शांत हो जाता है। इसीलिए घृत को मूर्छित किया जाता है। इसमें आप घृत मूर्छना के लिए पानी का, जल का, काढ़े का, दूध का प्रयोग कर सकते हो। तो वो किस प्रकार से किया जाए इसके लिए मैं बताऊंगी। जैसे आपको देखिए प्रमाण अगर देखना है तो वैसे आपके हिसाब से प्रमाण अलग अलग हो सकता है। घृत मूर्छना के लिए हमें त्रिफला, हरितकी, बीबी तक, आंवला, हल्दी एंड मुस्ता, इन सभी को लेना है। मानो आपने एक सेर घी लिया है या लाइक एक एवरेजली 900 ग्राम घी लिया है, तो उसमें आपको ये जो द्रव्य मैंने बताए, त्रिफला डालना है, फिर हरिद्रा डालेंगे जो एंटीसेप्टिक के रूप में है, एंड मुस्ता डालेंगे जो कि एक लाइक कषाय एंड दीपन पाचन भी करता है। तो आप इसमें सब कुछ लाइक फिर हमने इसमें दूसरा कल्क बनाना है बिजोरे नींबू का, या आप उसको लाइक रस उसका पीस कर उसका कल्क बना ले। एंड अभी अब इन सभी को लाइक घृत हमने ले लिया, कढ़ाई में डाल दिया, फिर इसमें आपने ये जो कल्क बनाया था उसको हमें डाल देना है और उसी उतने ही समान मात्रा में जल डाल देना है। अभी क्या करना है, जब तक जल पूरी तरह से उसमें आउट नहीं जाता है, यानी जल को आउटाना है ओवरऑल, तो जब इसको पका देना है आपको। तो ये आप जब तक पकाइएगा जब तक पूरी तरह से उसमें पानी का अंश चला जाए और ज्यादा से ज्यादा घी, जैसे घी के शुद्ध घी के लक्षण मिल जाते हैं, वो एकदम से पक जाता है अच्छे से, स्नेह सिद्धि लक्षण आपको मिलते हैं। तो बस आपको उसको हिलाते रहना चाहिए एंड फिर आप उसको पाक करते रहिए, पकाते रहिएगा, एंड लास्ट में पानी का अंश चला जाता है तो उसको छान कर आप इसको कर सकते हो। अभी अगर आपको जैसे चूर्ण मिलाया जा सकता है, काढ़ा भी बनाया जा सकता है। तो अगर आपको इन सभी का यानी द्रव्यों का काढ़ा बनाना है तो उसको कैसे यूज करेंगे। तो बस हमें क्या करना है इसमें, तो घृत दो गुना मात्रा में लेना है और बाकी के द्रव्य अगर मृदु है तो वो चौगुने जल में हम लोग लेंगे। और बहुत कठिन अगर द्रव्य है, लाइक हमें पता है कि कुछ द्रव्य अत्यंत कठिन होते हैं, उसमें काढ़ा बनाने के लिए या उसका प्रयोग करने के लिए उसको भिगो कर रखना पड़ता है। ऐसे कठिन द्रव्यों का आप इसमें मूर्छना देना चाहते हो तो उसमें हमें 16 गुना जल लेना पड़ेगा। और फिर आप उसको मध्यम कठिन या मृदु मतलब 8 गुना, 4 गुना या 16 गुना की मात्रा पर आपको लेना होगा। और फिर उसको पानी में उतनी मात्रा में पानी में पकाकर हम लोग उसको चौथाई हिस्सा शेष रख देंगे और फिर छान लेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये काढ़ा जो है ये उसमें मिला देना है घृत में, और इसको फिर अच्छे से पकाना है। जब तक काढ़ा अच्छे से पक जाए तब तक उसको औटाते रहना है ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वाथ से घृत मूर्छित हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप केवल दूध में ही इसका पाक करना चाहते हो, जैसे अभी लाइक हम लोगों के पास कई बार ऐसे कुछ केसेस आते हैं ना जहां हमें दूध के गुणों की जरूरत है, जो शीत होता है, वीर्य अच्छा होता है एंड शुक्र वृद्धि के लिए मानिए, फर्टिलिटी के केसेस में मानिएगा। तो इसमें अगर आपको घृत पाक करवाना है तो काढ़े की जगह पे आपको दूध का प्रयोग करना है। तो दूध आप घृत से चौगुना ले एंड फिर बाकी द्रव पदार्थ भी आपके डालने होते तो उसमें आप डाल सकते हो। तो 3 द्रव पदार्थों से घृत का पाक करना हो तो उन्हें बराबर मिलाकर, बराबर बराबर मिलाकर घृत में 4 गुना जल लेना चाहिए। या यदि 4
या 4 से अधिक द्रव्य पदार्थ डालने होते हो तो प्रत्येक पदार्थ घृत के समान मात्रा में ले। तो बस ऐसे ही आप दूध के साथ, छाछ के साथ एंड सभी के साथ इसको पाक कर सकते हो। बस इसमें जो घृत की मात्रा है वो बदल जाती है, तो चौगुना या फिर जल की मात्रा भी बदल जाती है। कल्क अगर आपको लेना है तो स्नेह के चौथे हिस्से में कल्क डाला जाता है। तो बट अगर जैसे वासा पुष्प है तो वासा पुष्प का कल्क प्रयोग में लाना होगा, तो उस स्नेह के 8वें भाग से उसको प्रमाण उसका रहता है। यदि केवल जल से ही स्नेह को सिद्ध करना हो तो कल्क चौथा ही भाग, क्वात में सिद्ध करना हो तो छठा भाग, एंड स्वरस में अगर सिद्ध करना हो तो 8वां भाग का कल्क उसमें डालना पड़ेगा। तो बिल्कुल स्नेह का परिमाण कहीं पर ठीक से नहीं लिखा हो, अगर जैसे आपको लगता है ना कि स्नेह कितना लेना, ये शंका होती हो, तो वहां पे एक सेर लेना चाहिए और उसके उक्त परिभाषा के अनुसार आपको जल अधिकार उसमें डालना चाहिए। तो बस यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक सेर यानी एवरेजली ये 900 यानी एक अप्रोक्सीमेटली 1 kg की तरह ये जाता है। आपको अगर गोमूत्र या उसमें घृत में क्षार युक्त तो कुछ पदार्थ डालने होते हैं तो सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार गोमूत्र डालने से फिर स्नेह जो है वो कड़ाई से बाहर आ सकता है, क्योंकि क्षार पदार्थों का मतलब हम लोग स्नेह डाल देते, क्षार स्नेह में डाल देते तो बहुत ही झाग उखाड़ कर आ जाता है। जहां पर किसी गुण की समस्त औषधियां अगर आपको नहीं मिल सकती है, वहां जितनी मिल जाए उतनी ही से काम चलाना चाहिए। और जहां पे आपको लगता है कि ये द्रव्य नहीं मिला है तो उसका प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में जो बताया गया है उसको डालना चाहिए। यदि स्नेह को दूध के साथ ही सिद्ध करना हो तो 2 दिन में, स्वरस के साथ सिद्ध करना हो तो 3 दिन में, और तक्र या कांजी आदि के साथ सिद्ध करना हो तो 5 दिन में पाक को पूर्ण करना चाहिए। अर्थात पहले दिन थोड़ी देर से उसे पकाकर छोड़ दे, फिर दूसरे दिन पकाए, और इस प्रकार से एक दिन में पाक सिद्ध ना करके कई दिनों में सिद्ध करने से घृत और तेल अधिक गुणवान हो जाते। आजकल हम लोग इंस्टेंट जमाना रखते, तो मुझे लगता है जैसे ये आपके लिए एक बड़ा हिंट रहेगा कि उसको समय दीजिएगा और उसको डेली थोड़ा थोड़ा पाक करते रहिएगा ताकि उसमें अच्छे गुण आ जाते हैं। धान्य जैसे चावल है, उड़द है, मसूर है, यव है, इनका या अनाज कोई भी होता है, या फिर मांस रस से अगर पकाना होगा तो एक दिन में स्नेह पाक कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपका जो घृत सिद्ध करने का तरीका है ये आपको पूरा समझ में आ गया है। तो अभी आपको जहाँ पे जो भी व्याधि में जिस प्रकार से भी काम करवाना हो, जैसे आपको ग्रहण करना है, रसायन करना है, एंड मैंने कल जो डिस्कस किया स्मॉल साइज ऑफ यूटरस और प्लास्टिक एंडोमेट्रियम, वहां पर भी, या प्राइमरी टाइप का ओबिनोरिया होगा जहाँ पे हमें रसायन बहुत अच्छा करना पड़ता है, पीछू रखवाना होता है किसी सिद्ध घृत का, अच्छा, या पान करवाना है घृत, आई थिंक बहुत अच्छा ये आपके लिए होगा। तो आप जो भी लाइक चाहते हो, किन द्रव्यों का संयोग चाहते हो, उन सभी द्रव्यों के संयोग से या फिर केवल दूध से ही घृत को पकाकर अगर इसका प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये अत्यंत गुणवान बन जाएगा। सिद्ध स्नेह के लक्षण क्या है? यदि स्नेह का कल्प अग्नि में डालने पर किसी प्रकार का शब्द ना हो, यानी कोई आवाज ना आए, और अग्नि में डालते ही कल्क जलने लगे, तो स्नेह को सिद्ध समझना चाहिए। घृत का होने के समय झाग शांत होता है, तो घृत का सिद्धि लक्षण है, उसमें झाग शांत होता है। अलका जी माइक म्यूट करिए। तो ये शांत हो जाता है, किंतु अभी तेल का पाक पूर्ण होते समय झाग उठता है, तो ये बेसिक डिफरेंस आप सभी जानते हो। तो स्नेह पाक होने पर कल्क थोड़ा सा कोंचे से निकालकर अंगूठा और तर्जनी के बीच में दबाकर घुमाने से बत्ती बनने लगती है। तो जैसे हमने निकाल दिया, कड़ाई से देख लिया, अगर बत्ती बनने लगे तो हमें समझना है कि स्नेह पाक हो गया है। इसमें 3 प्रकार के पाक होते हैं, जैसे मृदु पाक है, मध्यम पाक है एंड खर पाक है। यदि स्नेह का कल्क किंचित रसयुक्त हो तो उसे मृदु पाक, निरस किंतु कोमल हो तो मध्यम पाक, एवं कुछ कठिन हो तो खर पाक समझे। कल्क जलकर कठिन हो जाए तो उसे दग्धपाक कहते हैं, और दग्धपाक का स्नेह दाहकारक एवं गुणरहित होता है। तो इन चारों प्रकार के पाकों में मध्यम पाक सर्वश्रेष्ठ है, तो दग्ध पाक निकृष्ट माना गया है। मालिश अगर करनी है इस सिद्ध ग्रुप से तो खरपाक अच्छा होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसको स्नेहन दे रहे हैं, तो खरपाक वाले स्नेह द्रव्यों का प्रयोग करके आप मसाज कर सकते हैं।
तो घृतों के सामान्य गुण आप सभी जानते हैं। घृत विशेष रूप से पित्त जनित विकारों में, जहाँ पे भी पित्त का प्रकोप है, जैसे हमने देखा एंडोमेट्रियोसिस से लेकर एडिनोमायोसिस, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, या रक्तपित्त है, अधोग रक्तपित्त है, मेनोरोजिया है, त्वचा विकार है, सर दर्द है, व्रण है, नेत्र रोग है, और बदन दर्द जैसे या गर्भाशय की भी व्याधि है, वातज टाइप की योनि व्यापक है, शुष्का योनि व्यापक है, कर्निनी योनि व्यापक है, कई हिस्टेरिया की जैसे लक्षण है, योशापस्मार हो, तो इन सभी में इस विशेष सिद्ध घृत का लाभ बहुत अच्छा मिल जाता है। इसका प्रमाण जो होगा, तो ये 1 तोला यानी 10 ग्राम की मात्रा में, यानी आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसको दे सकते हो। आप व्याधि के अनुसार जहां बृहन रसायन करना होगा, वहां पे दुग्ध अनुपान के साथ, या फिर किसी समय पे आप काढ़े के साथ भी दे सकते हो, या गुनगुने पानी के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आई थिंक इस प्रकार से जब हम घृत का उपयोग करना चाहते हैं, तो ये घृत का सारा जो है इसका मैंने बता दिया है। एक इसके ऊपर स्टडी भी किया गया था कि आप सामान्य रूप से जो मार्केट में मिलते हैं अश्वगंधा घृत है या कोई भी, जो अगर आप इसको सिद्ध करके प्रयोग करते हो तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। अश्वगंधा जैसे घृतों को सिद्ध करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या द्रव्य यूज करते हैं, तो आप त्रिफला को मत छोड़िएगा, फिर आप उसमें मुस्ता डालिएगा, हरिद्रा डालिएगा। आपको एडिशनल कुछ चाहिए तो एक द्रव्य मैं सजेस्ट करूंगी, वो है मातुलुंगा, जो उसका हम ये कर सकते हो। सो ये इसका इन सभी का इक्वल क्वांटिटी में कल्क बनाकर, एंड दिस कल्क ये ऐड करना है आपको घी में अलॉन्ग विथ वाटर, एंड सबको अच्छे से पका देना है। फिर पकने के बाद जैसे मैंने बताया अभी कि उसमें से पूरा पानी का अंश ये हो जाता है। जैसे हम लोग घर में घी बनाते हैं ना, तो घर में घी बनाते समय भी हमें पता है कि पूरा वो ये हो जाने के बाद जैसे उसमें अच्छा स्मेल आने लगती है एंड झाग शांत होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो अभी, मतलब घी में भी तूफान आता है और तेल में भी पकाते समय तूफान आता है, बट घी का तूफान जो है, तूफान आया तो समझो अभी 5 मिनट में आपका घी बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी इस घी घृत के सिद्ध लक्षण से, एंड फिर हम लोग इसको मुस्लिन क्लॉथ में ये कर देंगे, अच्छे से छान देते हैं, एंड फिर इसका प्रयोग आप कर सकते हो। सो आई थिंक ये मूर्छित जो घृत है, इसका स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड वैल्यू या लाइक उसमें जो रसशास्त्रीय परिभाषा में लाइक उसका पीएच हो गया या एसिडिक वैल्यू है, या जो भी सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह अगर है, तो पोटेंशियलिटी और एंटीऑक्सीडेंट जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छे से इसमें बढ़ जाती है। सो दिस घी इज टिपिकली यूज्ड लाइक प्लेन घी से या फिर प्लेन अश्वगंधा घृत से अगर मूर्छित करके इसका प्रयोग करते हो तो आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिलेंगे, एंड घृत की जो अशुद्धियां है वो सारी दूर करने में मुख्य पर्पज क्या है मूर्छना का, कि हम लोग जो अशुद्धि है उस अच्छी अशुद्धि को निकालते, तेल हो या घृत हो। सो फॉर लाइक कई बार मतलब ऐसे होता है ना कि कई कुछ कंटेंट रॉ अगर घृत में रह जाए तो घृत जल्दी खराब होता है। तो हमने देखा कि घृत को हम लोग 4-5 दिन अगर पका देते हैं तो उसमें कोई फंगस रहेगा ही नहीं, ना फंगस की ग्रोथ होगी, ना कोई उसमें ऑर्डर ये रहेगा, बास रहेगा किसी द्रव्य का। तो उद्देश्य ये है कि इतना हम लोग इसको यूजर फ्रेंडली बना दे, पेशेंट फ्रेंडली बना दे, ताकि जो भी उसमें सारे ये है वो सारे निकल जाए। एंड इसी प्रकार से घृत का प्रयोग मूर्छित घृत का, सिंपल गोघृत भी मूर्छित करके त्रिफला से आप यूज कर सकते हो। तो घृत मूर्छना से उसकी जो आम दृष्टि है वो सारी चला जाएगी। एंड फिर लाइक इसमें आप जो भी जैसे मैंने बताया सारे कंटेंट्स भी डाल सकते हो, पानी डालिएगा एंड फिर इसका प्रयोग करिएगा, तो मुझे लगता है ये और ज्यादा अच्छे से इसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। अभी सेम वे जैसे घृत का मैंने बताया, इसी प्रकार से आपको तेल मूर्छना भी करनी है। सो तेल मूर्छना के बारे में भी मैं बताऊंगी, बट उसके पहले मैं जैसे आज आपसे एक जो घृत है बहुत अच्छे से जिसका रिजल्ट होता है, इसको मैंने शायद बताया भी है बार बार, दुर्वा घृत। दुर्वा घृत इज बेस्ट इन रक्तपित्त। तो जैसे मैडम जी ने भी पूछा था कल के सत्र में, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, संपदा जी ने बताया था लड़कियों में, यंग गर्ल्स में ड्यू भी हो जाता है, तो हमें बड़ा ये होता है कि हम लोग किस प्रकार से हैंडल करें, बिकॉज लड़कियां तैयार नहीं होती हैं
इसके लिए लाइक कुछ पंचकर्म के लिए, मात्रा बस्ती के लिए भी रेडी नहीं होती, तो वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा शमन चिकित्सा के साथ चलना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कन्विंस करके हल्का विरेचन दे सकते हैं। देन ये जो दुर्वाघृत है या वासाघृत है, या इसका भी आप बस वासाघृत 10-10 ml दिन में 2 बार पीने को दें। दुर्वाघृत भी 10-10 ml दिन में 2 बार पीने को देते हैं। एंड उसके साथ इंटरनल मेडिसिन के रूप में अशोकारिष्ट है, पतरंगासो है, या सिंपल आंवले की चूर्ण है शहद के साथ, इसको अगर अप्लाई करते हो, देते हो, तो आई थिंक डेफिनेटली 2 दिन में अगर आप वासाघृत का पान या दुर्वाघृत का पान स्टार्ट कर देते हो दिन में 2 बार, तो आपका तीसरे दिन आपका जो डिस्फंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी। तो डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छा ये गुप्तपान माना गया है। आप इसको पेशेंट को दीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो दुर्वाघृत के बारे में जैसे मैं बता रही थी, जहां पर पित्त दुष्ट हुआ है, रक्त पित्त जैसे व्याधि है, तो वहां पर खास करके ज्यादा प्यास है, दाह जनित विकार है, शरीर में जलन है, दाह है, मुखपात आता है बार बार, कुछ कुछ गर्मी के दिनों में चक्कर आ जाती है, तो वहां पर आपको यानी सर दर्द है, तो इस केसेस में आप इस दुर्वाघृत का और साथ में प्रवाल पिष्ट, इस केस में भी आप प्रवाल पिष्ट दे सकते हो डीओबी में, संपदा जी। एंड अशोकारिष्ट तो है ही, फिर इसमें जहर मोहरा पिष्टी अभ्रकबस में भी मिलाया जा सकता है, मुक्ता पिष्टी ऐड करवा दीजिएगा। तो ओवरऑल पित्त का शमन करवाइएगा, बिकॉज यंग लड़कियों में पित्त प्रकोप, पित्त का प्रधान अवस्था है, और उनका खान पान भी कई बार हमारे लिस्ट में आता है कि ये बहुत ही ज्यादा सारे जो फर्मेंटेड एंड प्रोसेस्ड फूड खाती है, तो ये कहीं ना कहीं पित्त जनित ही होता है। तो डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए काफी बहुत अच्छा ये रिजल्ट देने वाला होगा। फिर इसके साथ आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, तिक्त कषाय गुण के, लोध्र एंड वरुण, फिर शालमली जैसे तिक्त कषाय रस का चूर्ण या इसका काढ़ा बनाकर भी दिया जा सकता है। तो जैसे हम लोग घृत पढ़ रहे, तो इसके रिलेटेड फिर आप भी अपना कुछ इसमें एडिशन करवाना चाहते हो तो बताइए। यस मैम, बोलिए संपदा जी, और कुछ आप? नॉन हार्मोनल मैडम ट्रीटमेंट ब्लीडिंग में तो मैम बहुत सारे विकल्प है हमारे पास। इसमें तो हाँ। शमन ही करवाना है, अशोक लोद्र देना है, फॉर्मुलेशंस एंड फिर आप इसमें बोलबद्ध रस है, और चंद्रप्रभावती भी काम करेगी इसमें, शीत कषाय वाले हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। होम रेमेडीज है, आप अशोक का सिद्ध मिल्क दीजिएगा, अशोक सिद्ध घृतपान करवाइएगा। फिर सिंपल नागकेशर एंड उशीर का चूर्ण आपको ना मक्खन के साथ, मक्खन एंड शुगर के साथ खाने को दीजिएगा लड़की को। आपको लड़की के बारे में आप पूछ रहे थे ना कि लड़कियों में कैसे हैंडल करें, तो नागकेशर, उशीर और ये उसमें आप मक्खन या फिर घृत एंड मिश्री के साथ इसको खाने को दीजिएगा। देन द्राक्षासो, चंदनासो, उशिरासो, और आपके जो मुनक्के है, काले मुनक्के, उसको भिगोकर, उसको छान कर, उसका जो ये है वो दे सकते हो आप, जो कि पित्त को बैलेंस करेगा, है ना। तो आपको यहाँ पर पित्त का शमन करवाना है। दुर्वा का है, लज्जालू का है, दुर्वा का रस या दुर्वा का काढ़ा बनाकर तंडुलोदक के साथ दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल जो मतलब बड़ी महिलाओं के लिए हम लोग यूज करते हैं वही यूज करना है। बस यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर पेशेंट रेडी नहीं है मात्रा बस्ती या कुछ प्रकार के लिए, तो आप हल्का विरेचन करवा दीजिएगा, एंड ये वासा या दुर्वाघृत का पान करवा देते हो, तो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए तो मात्रा बस्ती बहुत अच्छा काम करेगी। चंदन बला लाक्षादी, पुष्यानुक चूर्ण दिया जा सकता है। फिर आप नासा में भी घृत पूरण करवा सकते हो, नेजल कैविटी में भी आप घृत डालिएगा। यस मैम, बोलिए। कितने दिन तक दे सकते हैं मैडम? 5 दिन तक दीजिएगा, हो जाएगा मैम, कवर हो जाता है। नाही म्हणजे मुलींमध्ये किती दिवस असं ज्यांना कंटिन्युअस सारखी तक्रार आहे, म्हणजे थोडे दिवस अच्छा, होते, परत बंद होतं, परत चालू, परत बंद असं?
अच्छा, फिर मैम कंटिन्यू 3 महीने का ट्रीटमेंट दे सकते हो। ओके, थैंक यू हाँ, मैडम। तो अभी तो वो मतलब जैसे अभी कोई लड़की आती है 5वें 6ठे दिन और बोलती है, तो वहां पे तो आप 7 डेज का कंटिन्यू दीजिएगा। बट जैसे नेक्स्ट साइकिल में हेवी ब्लीडिंग ना हो, तो साइकिल के पहले 8 दिन से ही अगर आप स्टार्ट कर देती है हल्का विरेचन या ये सारे तिक्त या पित्त शमन वाले मधु तिक्त कषाय रस का प्रयोग एवं विरेचन या फिर मात्रा बस्ती, तो आपको नेक्स्ट साइकिल रिड्यूस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सिंपल इससे साथ ही चलिएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। एंड शीतली प्राणायाम करवाइएगा, शीतली एंड सितकारी जो पित्त का शमन करवाती है। ओके, थैंक यू। और किसी को ऐड करवाना है इसमें तो बताइए। अर्शिया जी, अलका जी, दिलकश जी, डॉक्टर राय, आरती, चित्तरंजन जी, दिलकश जी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलो। मैम एक पेशेंट है, मैंने मैसेज भी किया हाँ था। मेल पेशेंट हाँ है, हाँ एजुएस है और उसका एफएसएच मैम बढ़ा हुआ है 25 हाँ हाँ समथिंग है, तो उसमें क्या किया जाए? हाँ, 1 मिनट मैं देखती हूँ। उसका रिपोर्ट सेंड करूँ क्या मैम? हाँ करिए ना प्लीज, करिए ग्रुप पर डालिए, सभी को मैं शेयर करती हूँ। यस मैम। पहले मैम उसका स्पर्म 20 मिलियन के आसपास था। हाँ 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 हाँ, और 20 मिलियन अब के पास आसपास था। अभी अब हाँ अजूस्पर्मिया हो गया है, वो वाला केस। मैम पेशेंट काम क्या करता है? मैम कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है। अच्छा, एज क्या है उनकी? एज 33। अच्छा, और कुछ हेतु क्या मिले आपको? एंड मैम बाहर का खाना पेशेंट ज्यादा खाता है, नाइट में जागरण ज्यादा है हम्म, और स्ट्रेस और एनी वगैरह है। बैड हिस्ट्री और कुछ है? क्या मैम? कुछ बैड हिस्ट्री या मतलब शादी को कितने हाँ, साल हुए हैं? तंबाकू वगैरह देता है हम्म पेशेंट। हम्म हम्म। और शादी शादी को कितने साल हुए हैं? 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो एक बार भी कंसीव नहीं हुआ? नहीं नहीं, और बाकी पेशेंट। फीमेल को एग्जामिनेट किया आपने? हाँ फीमेल मैम सही है, सब रिपोर्ट उसका सही है, ऑलरेडी वो लोग चेक करवा के आए हुए हैं। हम्म कुछ भी नहीं है उसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ, उनका सब कुछ सही है। अच्छा, और कुछ किसी को हिस्ट्री लीजिए, सभी मिलके क्या पूछना है तो पूछिए मैम। संपदा जी के पास भी कई सारे केसेस आते हैं, मैम पूछिए। हाँ मैडम, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना जरूर है। यूएचजी, स्क्रॉटल डॉपलर और फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। वो तो मैम चेक किया, वो तो नॉर्मल है, हाँ टेस्टोस्टेरोन तो लेवल जो है। हाँ, बायोप्सी और यूएचजी पे ये स्क्रॉटम। बायोप्सी ऑफ टेस्टिस हाँ टेस्टिस। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट और म्हणजे रिपोर्ट कन्फ्युजिंग लगता है अजून पर म्हणजे ऑलिगो का अजून एक ही कौन सा तो सही हो सकता है, ऑलिगो का अजून नहीं हो सकता, अजू है तो फिर अजू ही रहेगा। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए मैडम। मैम पहले उन लोगों ने कराया है कहीं पे, तो वहां पे स्पर्म काउंट। एक ही ठिकान से क्या था क्या? एक ही क्या मैम? जगह से सीमेन एनालिसिस क्या है? नहीं, 2-3 जगह से पहले था, अभी रिसेंटली मेरे पास आया उन लोगों ने, तो मैंने हाँ करवाया, हाँ तो वहां पे जो स्पर्म में दिखा रहा है। उसके बाद फिर मैंने एफएसएच एलएच और टेस्टोस्टेरोन कराया, तो उसमें एफएसएच बढ़ा हुआ है। हाँ, इन्फेक्टिव फोकस भी देखिए। जी मैम। वीडीआरएल बाकी के। हाँ, वीडीआरएल भी एक बार करवा दीजिए। हम्म। बट अभी पहले दीपन पाचन स्टार्ट करिएगा, दिलकश। अच्छा अग्नितुंडी वट्टी दीजिएगा। पेशेंट की प्रकृति क्या है, क्या लगता है आपको? मैम, उसको तो ज्यादा वो कफज लग रहा है, क्योंकि तो पेशेंट। अग्नितुंडी ठीक है ना? अच्छा हम्म मैं रिपोर्ट शेयर करूँ क्या? 1 मिनट, तब तक आप डिस्कस करिए मैम सब। डायबिटिक है क्या वो? मैम नो मैम। अच्छा, और कोविड का कोई है क्या उनका हिस्ट्री?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा, और पता नहीं पहले जो कराए थे वहाँ पे ये स्पर्म वाला, तो पता नहीं सही है रिपोर्ट या गलत है, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं ला रहा है। अच्छा, ओके। और किसी को कुछ एडिशनल पूछना है पूछिए। मुझे लगता है इसमें हम लोग पहले तो दीपन पाचन से स्टार्ट करते हैं, है ना? जी मैम। अग्नितुंडी बटी और उसमें क्या ऐड किया जाए मैम? अग्निकुंडुंडी, आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा दीजिए स्टार्टिंग में 5 दिन का, है ना? फिर जी हम जी। लोग इसमें विरेचन दे, स्नेहपान करवा कर विरेचन देंगे। ओके। हाँ, स्नेहपान के लिए आप मतलब जैसे आप प्रकृति बता रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। आई थिंक इसमें ये फलग्रुति देते हैं स्नेहपान के लिए पेशेंट को, क्योंकि जीवन। मैम, पेशेंट का वेट लॉस या कुछ ऐसा हिस्ट्री मिल रही क्या आपको? नहीं, अच्छा, पेशेंट मतलब सही है मैम, हाइट वेट सब कुछ सही है। ठीक है, स्नेहपान करवा देते। फिर एक बार दीपन पाचन हो जाए फिर स्नेहपान करवाते फलग्रुत से, फिर विरेचन करेंगे हम लोग। त्रिफला एंड अभयारिष्ट सब कुछ ऐसे मिलाकर करते हैं ना, एक विरेचन योग त्रिफला का, द्राक्षा एंड तिरुतावले, ऐसे सब कुछ मिलाकर देते हैं। एंड फिर संसर्जन क्रम करके फिर हम लोग बाकी शुक्र धातु पुष्टि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो बेटर रहेगा। मतलब प्रॉपर प्लान होगा, नहीं तो ऐसे ही आप दे देंगे कुछ वटी तो बढ़ेगा नहीं शुक्र धातु। तो मुझे लगता है विरेचन करके ही देंगे। पेशेंट को थोड़ा हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल के बारे में बता दीजिएगा। उसके आहार में दूध, गुरुत्व, मक्खन जैसे पदार्थ हो, फ्रोजन फूड और बासी खाना। एंड मांसाहार करता है क्या पेशेंट? यस मैम। मांसाहार तो ठीक है, बट लाइक ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो वैसे। और किसी को ऐड करवाना है तो करिए मैम। अल्कोहल टोबैको भी है क्या? यस मैम, टोबैको था तो मैंने मना किया हुआ है। टोबैको, अल्कोहल तो नहीं, लेकिन टोबैको तो कौन लेता है। थोड़े ट्रीटमेंट तक तो कम से कम वो परहेज करे। हाँ मैम, बोला तो है कि परहेज करूंगा। और बताइए अलका जी, आरती जी। ऐड करवाना चाहती है तो कुछ? माशा 1 टीस्पून सोक्ड माशा दे सकते हैं। उड़द, उड़द माशा यानी उड़द ना? हेलो, हाँ, उड़द दाल। उड़द दाल के, हाँ, यस उड़द मैम, दाल यस, खाने में बढ़ाए। 1 टीस्पून दोनों को भी दे सकते हैं। यस, दोनों मैम को देना yes. कैसे है? देना कैसे है? दाल पकाकर खाने को या लड्डू बनाकर, उड़द की दाल की पकाकर, जैसे हम लोग दाल बनाते हैं ना, तो उड़द की दाल जी जी। पका जैसे दाल के जैसे बनाकर खाने को दे सकते हो आप। या फिर उसका लड्डू भी बनता है, जैसे बाकी लड्डू बनते हैं ना बेसन के वगैरह, उस टाइप में जी उसके जी। भी लड्डू बन सकते हैं। मैम लेकिन शायद ये दिलकश दीपन मैम। पाचन और विरेचन के बाद देना ठीक रहेगा। दीपन पाचन उड़द की दाल विरेचन। हैवी होती है ना, हाँ, Yes. उसके बाद दिलकश मैम, यस इसमें ना मैम। आप पेशेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, उड़द दाल का कोई भी फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ हम दाल ही बनाकर खाने को उनको बोलते हैं, तो वो फिर कंटा लगाते हैं। तो फिर हर रोज, हेलो, दूध जी में मैम। पकाकर भी खाते हैं कुछ लोग ना, दूध में पकाकर भी खाते हैं। दे सकते हैं। मैम आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी मैम। मैम। हाँ, उनको ना आप दीपन पाचन और ये सब अनुलोम हो जाए, उसके बाद में उड़द का हर रोज कोई भी एक, या फिर उड़द दाल की जो हम दाल बनाते हैं वो, या फिर हमारे गुजरात में अड़दियो बनाते हैं, उड़दियो, वो तो वो बहुत खिला बेस्ट है सकते मैम। हैं। गुजराती अड़दियो तो बहुत अच्छा है, वो बहुत पौष्टिक भी रहता है। हाँ हाँ, वो आप बोले उनको सुबह में एक ले लेने का, तो फिर वो उसमें सब आ वो जाएगा। थोड़ा कैसे बनाते बताइए, थोड़ा अच्छा लगता है, वो टेस्टी होते हैं, कैसे बनाते बताइए। मैम मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मैं जान लूंगी, बाद में आपको बताऊंगी। मैंने भी बनवाया है, गुजरात में ही घर पे बनता है, नहीं इधर बनाया अच्छा हम अभी। लोग भी बनाते हैं, बट हमारा फॉर्म अलग होता है उसका। जी मैम, जी हम जी, लोग मैं लड्डू पूरा बनाते हैं जान उड़द के के। आपको बताऊंगी। हाँ हाँ। घी में ओके भूनकर हम मैम। लोग लड्डू बनवाते हैं।
एंड वो भी टेस्टी होते हैं, मतलब उसमें सारा आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हो। हाँ, ड्राई फ्रूट और वो जो उसमें बत्रीसो आता है, यहाँ पे काटू ऐसा भी बोलते हैं, उसमें सब आता है। आई थिंक ड्राई फ्रूट और जो मसाले है, खड़े मसाले, हाँ वो यस सब आ यस। जाता है इसमें। हाँ, हाँ वो मैं पूरी रेसिपी में आपको जान के बताऊंगी। ठीक है। जी मैम। रिपोर्ट्स आपने कैसे डाल दी? अभी वो दिखेंगे भी नहीं क्लियर दिलकश जी? मैम नहीं दिख रहे हैं। मतलब आपने वो ये टेढ़ा डाल दिया ना फोटो, तो वैसे ही मतलब देखिए, अभी मोबाइल पे तो पढ़ूंगी मैं, अभी आपको दिखता कैसे मुझे पता नहीं इसमें। ठीक है कोई बात नहीं। और किसी को ऐड करना है तो करिए प्लीज। मैम ये दीपन पाचन की लहसुन आदि वटी भी दे सकते हैं, हाँ दे क्योंकि वो सकते थोड़ा हैं। लहसुन शुक्र पे भी कार्य करता है और हाँ हाँ, पाचन लहसुन दीपन तो भी अच्छा करेगा। रहेगा। हाँ दे सकते हो। और शिगरू भी बहुत अच्छा वर्क करता है मैम। कैसे देना? शिगरू गूगल देना? वो शिगरू सब कैसे इन्होंने वो बनेंगे? जो तंबाकू खाया है ना, हम्म वो वृक्ष कषाय होता है ना, उसकी वजह से ही उनका शुक्र सूख गया है। और शिगरू का सूख गया है। टैबलेट भी है यस प्लेन। मैम आप ना उसमें विरेचन भी करवाए पहले, दीपन पाचन वो सब करवाने के बाद पहले विरेचन करवाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके मैम। वो क्या होता है ना कहीं उसमें वात प्रकोपक हेतु भी होंगे, कुछ तो हेतु है जो जिसके कारण शुक्र धातु का कमी है ना, और कम एज में है, वैसे पेशेंट ज्यादा एज भी नहीं है। मैम एक और पेशेंट है, उसको डायबिटीज है, 24-25 साल का है, उसको भी एंजियोस्पर्मिया है। वो क्या भी मैम काम क्या डायबिटीज करते में हो? ना कभी काम कभी क्या हो करते? जाता है ऐसा, डायबिटीज जो होता है ना उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो मेडिसिन और वो सब लेंगे ना तो फिर ठीक हो जाएगा वो। बिल्कुल। उसको दीपन पाचन के बाद वसंत कुसुमा कर देना। डायबिटीज हाँ के लिए पैसा बाद लेना में तो हम लोग बहुत अच्छा कपी लगता है। कच्चू विदारी कंद एंड काउच हाँ वगैरह सब कुछ, वो सारा कुछ देंगे बाद में, बट थोड़ा पहले विरेचन या हेलो शोधन तो हो जाए। यस बोलिए। मैम मैम उस एक वो पेशेंट को बस्तियांड घृत है और वो हाँ बकरी का जो, हाँ उसका उसकी बस्ती देंगे तो उसका भी रिजल्ट अच्छा होता है। यस बस्तांड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस्तांड बस्ती इधर मिल, महाराष्ट्र में बहुत चलता है। मिलता है क्या मैम इधर? हाँ महाराष्ट्र में भी वो बनाना पड़ता है खुद से, वो बस्तांड घृत। अच्छा। मतलब उसको ना पूरा ये करके बना देते हैं उसमें मतलब बस्तान यानी कपूर होता है, कपूर माश को दुग्ध और बेस काउगी का ही रहता है। मैम भीमसेनी कपूर क्या? एक्चुअली ना नहीं मैम, कपूरा मतलब वो ये सॉरी ये कपूरा। कपूरा ये गोट का टेस्टिकल्स होता है बस। अच्छा गोट अच्छा गोट अच्छा, का टेस्टिकल्स हाँ अच्छा। डालते हैं यस। इसमें और वो बना देते हैं हाँ उसको। मैम उसको कैसे बनाते हैं आपको पता है क्या? एक बार मेथड आप हाँ बोल देते तो यस पता है। मैं उसको ना शेयर करती हूँ, मेरे पास है उसका। तो वो जी ऐसे ही मैम। मतलब उसको पूरा पका कर ही ये करना है। आप इसको हाँ अनुवासन बस्ती के रूप में या ओरल मेडिसिन के रूप में भी देते हैं। मेल इनफर्टिलिटी, ओलिगोस्पर्मिया, इसके लिए बहुत अच्छा है ये। तो जैसे मैंने अभी ये घृत का बताया ना सिद्ध, तो वैसे ही आपको ना पहले इस जो ये टेस्टिकल्स है इसको हम लोग पका लेंगे, एंड फिर पका कर उसको छान कर उसका जो रस है वो एंड गोदुग्ध सारा कुछ मिलाकर, उड़द सारा कुछ फिर घी में डालकर उसको फिर औटा देना है। एक हमारे इसमें बनाया था, मैं उसको वीडियो शेयर करती हूँ आपको, है ना, उसका वीडियो है मेरे पास तो वो शेयर करती हूँ मैं। जी मैम। बट ये बहुत अच्छा रहेगा मैम अगर मिल जाता है। मैम यहाँ पॉसिबल नहीं है। नहीं उल्टा मिलेगा ना आपको, तो क्यों नहीं मिलेगा? मैम मिलेगा लेकिन आप बना लेना, सिद्ध कर लेना। बना लेना, कुछ नहीं बना लेना, हो जाता है हाँ ऐसे लगता है हमें। अब जी एक मैम। बार देखो फंसेगा क्या होगा। हाँ और क्या मैम, एक बार शेयर कीजिएगा, ट्राई करूँगी। हाँ मैडम प्रिपेयर्ड मिलता है, मैम आप बना इफेक्ट कहाँ पे मिलता है। मैं अवार्ड मैम सर का बिहार में। प्रिपेयर्ड मिलता है।
आवर्त सर का मिलता है ना? हाँ हाँ अच्छा। प्रीपेड मिलता है। हाँ तब अच्छा। सही है। कहाँ पे मिलेगा फिर? कुछ है क्या वो रेफरेंस? नासिक में उनके डॉक्टर का क्लिनिक है ना, उधर से हम मंगवाते हैं। ऑनलाइन अच्छा, नहीं मिलेगा मैम? हाँ भेज देंगे ना, ऑनलाइन ही आता है, कुरियर से ही आता है। कुरियर से ही आता है अच्छा, वो। मैम एक बार लिंक शेयर करिएगा ना प्लीज। लिंक एड्रेस सेंड करती हूँ। हाँ ओके करिए ओके मैम। कांटेक्ट नंबर दे देंगे, उस पे आप हाँ, कॉल कर उनका लेना। नंबर मैम है मेरे पास, नासिक वाला मैम यहाँ नंबर है पे मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगी मैम। मैम यहाँ पे जो क्या नाम है स्पर्मिया केस फार्मेसी का बहुत है। कुछ? फार्मेसी नहीं है मैम, जो आहवाट सर है ना, महाराष्ट्र से कोपर गांव के सर हैं। तो आप, हाँ तो वो तो कोपरगांव में है। अच्छा, नगर में हाँ है और ना शायद? नासिक में भी है, देंगे नासिक ना। में भी है। अच्छा, मैम मैं इसके ऊपर भी है, मेरे पास भी है, मैं देख के शेयर करती हूँ। मैम आपको मेथड आप सेंड करना, कैसे बनाते हैं वो। यस यस यस। जी मैम। और किसी को कुछ पूछना है घृतमूर्छना के बारे में? आरती जी बोलिए मैम, आपको काफी करती है, इसके लिए मैंने सोचा चलो आज उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, घृतमूर्छना के बारे में। और किसी का कुछ केस है तो बताइए, नहीं तो मैं तेल मूर्छना के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मैम फाइब्रॉइड वाले में क्या देंगे अभी? उसका दीपन पाचन और विरेचन तो हो गया है पेशेंट का। अभी इंटरनल मेडिसिन क्या चल रही है? 18x16 mm का है मैम। उसको अभी ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था तो वही पतरंगासो और आमल की रसायन कम हुआ चंद्रप्रभा ये सब सब। वो? कम हुआ सब वो? क्या मैम? कम हुआ क्या उसका ब्लीडिंग एंड वो? मैम ये दूसरी पेशेंट है, वो तो पेशेंट अभी अच्छा ठीक है। ठीक है। नहीं आप मतलब फाइब्रॉइड में आपने क्या कर दिया, दीपन पाचन कर दिया? हाँ दीपन पाचन कर दिया मैम, हाँ और मृदु विरेचन भी कर दिया। हाँ और हाँ। पेशेंट अभी तो मैम थोड़ा सा समझ गई हूँ क्या करना है अच्छा। आपकी वजह से। हाँ हाँ। और इस पेशेंट में ना मैम, इसका जैसे पहले वाली पेशेंट थी तो कफज थी, ये वात पित्तज है, और जैसे ब्लीडिंग एमसी मेंस आता है तो 5-6 दिन तो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, उसके बाद स्पॉटिंग होती है, फिर 10 दिन सही रहता है, फिर उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और 18x16 mm का उसका फाइब्रॉइड का साइज है, और 7 इयर्स शादी को हो गए, और इधर 1 या 2 साल से उसको ये दिक्कत हो रही थी ब्लीडिंग वाली। तो अभी रिसेंटली उसको पता चला यूएसजी में कितने mm का है, हम्म। तो अभी तो उसको आपने क्या दीपन दिया जाए? पाचन करवा दिया, विरेचन भी करवा दिया। जी मैम। तो फाइब्रॉइड के साथ उसको इरेगुलर ब्लीडिंग की भी समस्या है। यस यस। तो मैम इसमें भी, हाँ बोलिए। मैम फाइब्रॉइड के लिए क्या दिया जाए? फाइब्रॉइड के लिए तो हम लोग लेखन करेंगे। पेशेंट का एज क्या है? मैम एज 30 इयर्स है। एंड बच्चे? बच्चे नहीं है मैम, नहीं है। भी बच्चा नहीं है, तो आपको लगता है फाइब्रॉइड के कारण ही इनफर्टिलिटी है? यस मैम, मेल में भी वरुणादि कमी है, हाँ लेकिन उतना नहीं। एज ओलिगोस्पर्मिया है, तो दोनों में मैम है, तो पहले तो इसको फाइब्रॉइड से ही किया जाए। एक तो फलत्रिकादि गुगुल दीजिएगा। फलत्रिकादि गुगुल इरेगुलर ब्लीडिंग को भी कम करेगा, एंड ये जैसे अर्बुद जनित संप्राप्ति के लिए भी, मतलब वात कफ के लिए काम करेगा। तो फलत्रिकादि गुगुल दे देते हैं, वरुणादि कषाय या फिर वरुण पुनर्नवा कक्षुर का आप इसमें कषाय दीजिएगा, या क्षीरपाक भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और दूसरा चंद्रप्रभावटी ऐड करिएगा 2 बीडी की मात्रा में। मैम चंद्रप्रभा बटी चल रहा है। चल रहा है। आरोग्य अधिनी का हो गया डोज उसको? यस मैम, 7 days का दिया था मैंने। ठीक है। तो फिर ये दीजिएगा आप। चंद्रप्रभा 15 दिन या महीना भर कंटिन्यू कर सकते हो। इसको पुनर्नवा गोक्षुर का ये मिश्रण दीजिएगा, एंड फलत्रिकादि गुगुल ऐड करिएगा, तो दोनों के ऊपर काम हो जाएगा। मैम इसमें मैं ना आपको, जैसे अभी उसका साइकिल कब आके गया है? अभी मैम 10 days हो गया कल से, फिर उसको थोड़ा सा ब्लीडिंग बढ़ गई है। ओके। ऐसे ही ब्लीडिंग बढ़ होता है गई है तो पित्त शमन करवाइएगा उसको ना। यस मैम। कोई ऐसे चंदनासो या लाइक उशिरासो एंड चंदनासो दोनों मिलाकर दीजिएगा, या फिर अभी जैसे मैंने मैम समझाया उसकी था रासो तो मैं दी थी, लेकिन उससे अभी फिर भी ब्लीडिंग उसको हो रहा है बीच में। वासाघृत एंड फिर चंदनमला लाक्षादी की मात्रा बस्ती दीजिएगा फिर पेशेंट को। वासाघृत पान करवाइएगा दिन में 2 बार, एंड चंदनमला लाक्षादी का ये दीजिएगा मात्रा बस्ती, जरूर रिजल्ट मिलेगा। और फाइब्रॉइड के लिए यही तीनों चले मैम। अभी वरुण अभी क्या, अभी पुनर्नवा। सुनिए तो, अभी ये कम होने दीजिए ना ब्लीडिंग उनकी।
अभी तो अभी के लिए तो ब्लीडिंग इंपॉर्टेंट है ना, वो कम करते, फिर फाइब्रॉइड के लिए तो हम लोग करते रहेंगे ना ट्रीटमेंट, ठीक है मैम जब, यस मैम। हाँ। और जब वो खत्म हो जाए तो जैसे वरुणादि कषाय एंड वो वाले कॉम्बिनेशन हम लोग उसको स्टार्ट कर देते हैं। अभी मुझे क्या लग रहा है, आप क्या क्या दे रही है? मैम अभी तो मैंने उनको लोद्रासो दिया है, उससे पहले उसिरासो दिया था। अभी लोद्रासो और चंद्रप्रभा, अमल की रसायन, पुष्यानुक चूर्ण। तो ठीक है, एक्चुअली इससे तो कम हो जाना चाहिए था। हाँ तो अभी कल परसों से ये ले रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, और फिर कल देखते मैंने हैं। चंदन वाला लक्षादी ऑयल का ये मात्रा बस्ती भी दिया, कल से शुरू किया है। ठीक है, फिर हो जाएगा मैम, एक आध दिन में उसका ना कम हो जाएगा, वो ब्लीडिंग भी कम। वासाघृत पान करवाइएगा या दुर्वाघृत पान करवाइएगा, ठीक है। ओके ओके। किसी को कुछ ऐड करवाना है तो करिए। डॉक्टर ज्योति आप नहीं है क्या, डॉक्टर ज्योति जी? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कहाँ से है? मैम वाराणसी से। हाँ वाराणसी। ओके, क्या करती है, प्रैक्टिस है आपकी वहां पर? मैम रिसेंटली तो पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में? सर मैम गायनी ऑप्स ज्वाइन कर। अच्छा, तो मतलब बीएचयू में पढ़ रही है आप? नहीं मैम, ये प्राइवेट कॉलेज मैंने ज्वाइन किया है, तो अच्छा प्राइवेट कॉलेज मुझे मिला है। ये गाजीपुर में है, बनारस के पास ही। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। आगे तेल के बारे में बताऊं मैं? एक्चुअली तेल का भी घृत के समान ही पाक किया जाता है। जैसे तिल तेल की मूर्छना के लिए भी मंजिष्ठा, हरिद्रा, लोद्र, नागरमोथा एंड आंवला, पेड़ा यानी त्रिफला, फिर आप जैसे इसमें सुगंध बाला, मतलब ये तेल को थोड़ा सुगंधित एंड अच्छा बनाने के लिए भी। तो इस प्रकार से इनमें लाइक तेल का 16वां भाग आपको मंजिष्ठा लेनी है, एंड फिर बाकी सारे जो है वो चौथा हिस्सा इसको लेना है, एंड फिर मंदाग्नि पर आपको इसको पाक करना है। तो जैसे तेल से षोडशांश मंजिष्ठा और मंजिष्ठांश से चतुर्थांश हल्दी का कलक डालकर पकाने से भी अच्छे से मूर्छना हो जाती। तो ओवरऑल जो हमने घृत के लिए यूज किए थे वही है, थोड़े अलग कंटेंट भी इसमें है। लोध्र इसमें डालना है, नागरमोथा अलग है, और फिर सुगंध वाला जटा ये भी अलग से है, तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसी प्रकार से एरंड तेल का अगर मूर्छना करनी होती है तो भी मंजिष्ठा, नागरमोथा, धनिया, त्रिफला, जयंती, सुगंधवाला, हल्दी, दारू हल्दी, शुंठी, फिर दही या कांजी वगैरह सब कुछ मिलाकर एक सेल डालकर आप इसको पका सकते हो। मंदाग्नि पर ही पकाना है, इसके साथ एरंड तेल अच्छे से मूर्छित हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि घृत में फेन शांति होती है और तेल में फेन उद्गम होता है, तो इसमें भी आप दो प्रकार से बना सकते हो, सौम्य या तीक्ष्ण। जैसे विषगर्भ तेल है तो तीक्ष्ण होता है ना वो, तो वो मतलब एक प्रकार से उष्णता बढ़ा देता है, और उष्णता को बढ़ाकर सूजन होगी या फिर कहीं पे अकड़न है, जकड़न है, अवरोध जनित संप्राप्ति है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। नारायण तेल सौम्य गुण का होता है, तो वहां हम लोग जहाँ पे बल बढ़ाना है वहां पर इस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो तेल लगाने का समय, सबसे बेस्ट समय है सवेरे 7 या 8 बजे या फिर रात को 8 बजे। बस्ती भी एक्चुअली बहुत लोग बस्ती भी सायंकाल में देते हैं, क्योंकि मातृदान काल में देने से अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको मातृकारों में दे सकते हो। एंड जहाँ पे आपको धीरे धीरे लगाना है वहां पे भी आप मूर्छित तेल आप कहीं पर भी प्रयोग में ला सकते हो। तो तेल मूर्छना के लिए भी सेम थिंग है, सेम ही द्रव्यों का प्रयोग करना है, और फिर आपके आवश्यकता अनुरूप, आपके व्याधि के अनुरूप आप उसमें एडिशन कर सकते हो। तो ये आज हमने मूर्छना को लेकर डिस्कशन किया है। ओके, चलिए फिर अगर किसी का कोई ये नहीं है तो, केस नहीं है या कोई प्रश्न नहीं है तो फिर बताइए, आगे रुके। ज्योति जी बताइए, कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए मैम। आप या जैसे आप कौन से टॉपिक चाहते हो वो भी बता दीजिए। मैडम गर्भ संस्कार।
गर्भ संस्कार तो वो पूरा ही मतलब सीक्वेंस में 6, 7, 8 दिन वो लेना पड़ेगा, एक दिन में तो नहीं होगा गर्भ संस्कार। और बताइए। नहीं, वो भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर चलो, आरती आज कुछ बोली नहीं, आई थिंक पेशेंट्स है। ठीक है फिर, तो फिर आज के लिए रुके। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए फिर, नमस्कार सभी को एंड आभार सभी का। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। रंजीत जी, आप भी कुछ बोली नहीं आज।